नायब सिंह सैनी आज पेश करेंगे अपना बजट। बताते चले कि हरियाणा का बजट दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में रखेंगे बजट। और सबसे खास बात यह है कि इस बजट में तमाम लोगों से सुझाव लिए गए, हर वर्ग से सुझाव लिए गए, उन सुझावों को भी इस बजट में मेंशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि पहली बार एआई चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया, इससे भी सुझाव लिए गए और इन सुझावों को भी इसमें रखा जाएगा। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश जी का रुख करेंगे। महेश जी, जिस तरीके से इस बजट को लेकर तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल हम ये आपसे करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गांव जब विकसित होंगे और इसके साथ साथ हरियाणा विकसित होगा तब हमारा भारत विकसित होगा, तो ऐसे में गांवों के लिए इस बजट में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल इस सवाल को लेकर सबसे पहले मैं संदर्भ यहाँ पर विपक्ष का लेना चाहूँगा। विपक्ष ये कहता है कि जब आज की बात सरकार से पूछी जाती है, एक साल का वित्तीय लेखा जोखा जो है प्रदेश के बजट को माना जाता है, एक साल का ये पूरा लेखा जोखा है, कितना खर्च करना है, कितना आपके पास है और कौन से मद में कितना खर्च सरकार को करना है। लेकिन जब भी सरकार से ये सवाल किया जाता है और इस संदर्भ में कोई भी बात की जाती है तो सरकार 2047 का जिक्र करने लगती है। जब एक साल का बजट है तो 2047 का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिलहाल सवाल तो लाजमी है कि अगर आप 2047 में विकसित भारत की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कोशिश तो आज से करनी होगी। ग्रामीण विकास को लेकर साफ तौर से बात कही जा सकती है कि ग्रामीण विकास पर सरकार पहले भी इसे प्राथमिकता पर रखती रही है और हमने देखा है कि बीते एक दशक की अगर बात की जाए तो गाँव में एक सकारात्मक जो परिवर्तन है वो देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से पहले से बेहतरीन हुए हैं तमाम गाँव। पहले अगर एक दशक पीछे जाकर जो है गांव की तस्वीरों के बारे में अगर मैं जिक्र करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि कीचड़ भरी सड़कें हुआ करती थी और गांव में हर तरफ सड़कों पर गोबर गंदगी जो है गांव में देखने को मिलती थी। बिजली जो है 2-4 घंटे ही जो है पूरी मिलती थी, उसके बाद तो गांव के लोग सिर्फ इंतजार किया करते थे कि शाम को बिजली आएगी या कल बिजली आएगी। इस तरह की बातें जो है आए दिन सुनने को मिलती थी। लेकिन अब 24 घंटे बिजली गाँव में मिल रही है। तमाम किसी भी गाँव में, आप हरियाणा के किसी भी गाँव में चले जाइए, आपको अच्छी सड़कें मिलेगी, जो है कंक्रीट की सड़कें मिल जाएंगी, आपको जो है सीमेंट की टाइल्स वाली सड़कें मिल जाएंगी, साफ़ सुथरी सड़कें, यानी पहले से गांव साफ़ सुथरे हुए हैं। वहाँ पर जो है गंदगी का प्रबंधन देखने को मिल रहा है। पेयजल को लेकर अच्छी खासी सुविधाएं हर एक गांव में उपलब्ध करवाई गई। मुझे लगता है कि अब ढाणी मैं बता देता हूँ कि ढाणी क्या होती है। दरअसल कुछ लोगों की जानकारी में ये नहीं होगा। अगर गाँव की जो आबादी है, जिसे लाल डोरी की आबादी कहा जाता है, जो गांव का आबादी का क्षेत्र है, वहां से दूर अगर खेतों में कुछ परिवार बस जाते हैं, 5 से 6 परिवार जो है या एक ही बड़ा कुटुंब जिसमें काफी सारे घर हैं, वो अगर खेतों में जाकर बस जाते हैं तो उसे ढाणी कहा जाता है। अब ढाणियों में बिजली की समस्या हमेशा से बनी रही है क्योंकि वहां तक जो है बिजली की सप्लाई कम मिलती थी। और जिक्र मैं हिसार का करूं तो यहाँ पर आदमपुर के क्षेत्र में काफी सारी ढाणियां हैं जो कि परिवार के परिवार खेतों में बस गए हैं, तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पाती। अब सरकार नई योजना के तहत इन ढाणियों तक भी बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इन ढाणियों तक भी पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मानकर चलिए कि ग्रामीण विकास को अब ढाणियों से भी जोड़ा जाएगा और ढाणियों में रहने वाली आबादी को भी सरकार और ज्यादा सुविधाएं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। दरअसल ढाणियों तक सुविधाएं पहुंचाने में परेशानी क्या है कि कई किलोमीटर का जो गैप है वो सरकार को अपने खर्च पर दूर करना पड़ता है, चाहे वो बिजली की तारों को लेकर हो, चाहे वो बिजली के खंभों को लेकर हो या पानी की सप्लाई के पाइप लाइनों के तौर पर हो। कि एक 5 से 6 परिवार या 10 परिवारों के एक ढाणी में रहने वाले लोगों को काफी सारे खर्च के बाद ही वहां तक सुविधाएं पहुंच पाती है। तो मुझे लगता है कि इस बार ढाणियों में सुविधाएं पहुंचाने को लेकर सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती नजर आएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा कामकाज किया जा चुका है, सड़कें पक्की की जा चुकी हैं। तो अब ढाणियों को सुविधाएं देने की जो बात है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये मानकर
चलिए कि पार्कों को लेकर भी जो है यहाँ सरकार की तरफ से जो है घोषणाएं की जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, अच्छी सड़कें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं, चाहे सरकारी स्कूलों को लेकर हो या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर हो, वो बेहतर बनाने की कोशिश बीते एक दशकों में सरकार की तरफ से प्राथमिकता पर इसे लिया गया है। इसके अलावा अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो बैंकिंग सिस्टम पहले से जो है ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच चुका है। देखिए यही विकास की रफ्तार की धुरी तय करने वाले फैक्टर्स हैं, चाहे वो बिजली की बात की जाए, अच्छी सड़कों की बात की जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए। और सरकार भी ये चाहती है कि शहरी इलाकों में जो आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की बात की जाए तो आसपास के राज्यों में सबसे ज़्यादा जो एक केंद्रित आबादी है वो दिल्ली शहर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काउंटर मैग्नेट सिटी का कंसेप्ट तैयार किया गया था कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की परिधि पर या 150 किलोमीटर की परिधि पर जो अलग अलग छोटे शहर हैं उन्हें विकसित करने की बात कही जा रही थी, ताकि दिल्ली पर जो आबादी का मूलभूत सुविधाओं का जो दबाव है वो घटाया जा सके। और यही कोशिश मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से की जाएगी कि शहरी क्षेत्रों में जो आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सुविधाओं का अभाव लगातार चूंकि बढ़ती आबादी की वजह से झेलना पड़ रहा है, उसे अब विकेंद्रीकृत करने की बात की जाएगी। अब गांव में इस तरह का विकास देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग सुविधाओं से संतुष्ट हों और उन्हें शहरों तक मूव करने की या शहर में जाकर बसने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए विपक्ष जो है वो तमाम जो मुद्दे उठाता है तो रोजगार का मुद्दा उठाता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और अभी हाल ही में अभी आपने भी देखा कि मुख्यमंत्री विदेशों के दौरे पर गए थे, तो इस बार क्या बजट में युवाओं के लिए कुछ खास होगा रोजगार को लेकर? देखिए, रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रहती है, चुनौती रहती है। अब सरकार ने डी ग्रुप में HRKN के माध्यम से नियुक्तियां की हैं, लेकिन उन नियुक्तियों का क्या वास्तव में लाभ मिला? भाई जो उच्च शिक्षित लोग हैं वो अगर मान लीजिए कोई माली है, माली का पद है, अगर वहां पर भी आप देखेंगे उच्च शिक्षित लोग आ गए, तो क्या वो वास्तव में माली का कार्य करते हैं? वो करते नहीं है, क्योंकि उनके संविधान के खिलाफ होता है। देखिए, नियुक्ति तो वो ले लेते हैं जी, क्योंकि रोजगार है नहीं, लेकिन जब उनको रोजगार मिल जाता है तो हालांकि वो उच्च शिक्षित लोग हैं, उनका उपयोग कहीं और होना चाहिए, लेकिन उनका उपयोग वहां नहीं हो पा रहा। तो अगर स्कूलों में कोई इस तरह का उच्च शिक्षित व्यक्ति माली के पद पर नौकरी पा जाता है तो वो माली का काम तो करता नहीं है, क्योंकि माली के बारे में ना उसको कोई जानकारी है ना कुछ है, और वो अपने स्वाभिमान के खिलाफ भी मानता है। लेकिन उसका देखिए, उसको एक रोजगार चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण रहता है तो वो उस पर रोजगार तो पा जाता है, लेकिन वो उसका काम नहीं करता। इससे क्या होता है, जो असली उद्देश्य है, जो पद रिक्त हुआ है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, वो काम कर नहीं पाता। एक ये बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए ये सोचने का विषय है कि क्या उस शिक्षित व्यक्तियों को उसकी जो योग्यता के अधीन माना जाए, क्या उनको प्रतिबंधित किया जाए? लेकिन रोजगार की अपेक्षा तो सब लोगों की रहती है, और सरकार के पास साधन सीमित हैं। सरकार हर वर्ग के लिए, संवर्ग के लिए नियुक्तियां निकालती रहती है, और कई बार उस पर तरह तरह के आरोप भी लगते रहे, लेकिन सरकार का बिना खर्ची बिना पर्ची का नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है, और आम आदमी को ये लग रहा है कि वो भी अब सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर पा सकता है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती थी, तो लोग जो है राजनीतिक लोगों के आगे पीछे घूमते थे। लेकिन अब जो है योग्यता के आधार पर जब से नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं, हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहता होगा, लेकिन आम धारणा ये है कि नियुक्तियां अब मेरिट के आधार पर मिलती है, बिना सिफारिश के मिलती है। तो लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है, विश्वसनीयता और साख भी बढ़ी है। हालांकि जो भी भर्ती एजेंसियां हैं उन पर समय समय पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है, और प्रश्न चिन्ह लगते भी रहे हैं। यदा कदा ऐसे कारण बनते रहे हैं जिनसे उन पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। इस सब के बावजूद लोगों में भर्ती एजेंसियों के प्रति एक विश्वास का वातावरण बना है, और ये लग रहा है कि इसमें राजनीतिक भेदभाव के बिना मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। तो इसलिए युवा वर्ग अब जो है इस दिशा में अग्रसर है, वो मेरिट की ओर बढ़ रहा है।
तो लेकिन फिर भी रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितने भी ये देखिए, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सरकारी आंकड़े देकर बताते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ये निश्चित है कि बेरोजगार बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी को रोजगार दे पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो नए नए उद्योग लगाने के लिए सरकार क्या उनका मार्गदर्शन कर सकती है, क्या उनका सहयोग कर सकती है। अब जहां तक जमीन की बात है, देखिए जमीनों के रेट तो बहुत बढ़ गए, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। नए उद्योग लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में लोन लेकर भी अपने उद्योग धंधे स्थापित करना सरल नहीं है, रोजगार है नहीं। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है वो गलत दिशा की ओर जाता है, नशे की प्रवृत्ति की ओर जाता है, अपराध की ओर जाता है, और एक सामाजिक जो पहलू है वो उभर कर आता है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब सरकार कितना भी प्रबंध कर ले, रोजगार कितने भी दे ले, लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या हर वर्ष बढ़ने वाली है। रोजगार है नहीं, उद्योग धंधे स्थापित कर नहीं सकते, क्योंकि जमीनों के रेट बहुत ज्यादा है, उपकरण महंगे होते जा रहे हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंक भी जो ऋण देने में जो उदारता दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाते। तो इस कारण से जो है राजनीतिक लोगों में एक बात की चिंता रहती है कि पहले राजनीतिक लोग जो है चाहे सिफारिश के आधार पर नौकरी लगा देते थे, लेकिन अब वो स्थिति है नहीं। अब जो ट्रांसफर है वो भी राजनीतिक लोगों के हाथ में नहीं है। तो इसलिए जब राजनीतिक लोगों के पीछे जो लोग भागते थे, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण है, वो कह रहे हैं कि अब जब हमने रैलियां करनी होती हैं तो हमें लोगों की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। जब हमारे हाथ में ना तो रोजगार देने का अधिकार है, ना कोई ट्रांसफर करने का अधिकार है, तो ऐसे में लोग हम के साथ क्यों जुड़ेंगे। राजनीतिक लोगों की अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन मनोहर लाल जी ने इस व्यवस्था को बदला। तो वो कहते हैं जब उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया, नई व्यवस्था को अपनाया, तो उनका विरोध भी हुआ। तो लोगों ने कहा कि लोग हमसे साथ क्यों जुड़ेंगे, हमारी रैलियों में हमारे बुलाने पर क्यों आएंगे, क्योंकि जब हम उनको कुछ देने में सक्षम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और इस व्यवस्था परिवर्तन का लाभ भी मिला, समाज में एक नया बदलाव आया। अब लोगों को लग रहा है कि मेरिट के आधार पर नियुक्तियां मिलने से एक गरीब आदमी का बेटा भी रोजगार की कल्पना कर सकता है। हालांकि अभी भी रोजगार की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जो निजी क्षेत्र में जो, हालांकि देखिए यह हरियाणा के लोगों को आरक्षण देने की बात भी थी, लेकिन कोर्ट ने उस व्यवस्था को बदल दिया। एक बात है कि जब हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है तो आप क्षेत्र विशेष तक रोजगार को सीमित नहीं रख सकते। तो ऐसे में अब सरकार उस समय तो जेजेपी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो तो जेजेपी के साथ ही चला गया। लेकिन हरियाणा के अंदर जब है अब रोजगार देने की दिशा में सरकार कौशल रोजगार विकास निगम बनाया है, लेकिन वो क्या अपने लक्ष्य में सफल है? क्योंकि उसमें तो एक बात है कि जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनके लिए तो रोजगार है नहीं। अब उनको कहां पर सीमित करना है? क्या डी ग्रुप के लिए एक सीमा निर्धारित की जाएगी योग्यता के लिए, ताकि पात्र लोग ही आवेदन कर सकें? जब सरकारी विभागों को पात्र लोग ही नहीं मिल पाते तो ऐसे में वो नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। तो अब जो है सरकार रोजगार की दिशा में क्या क्रांतिकारी कदम उठा पाएगी? सरकार के पास साधन तो सीमित है, रोजगार भी सीमित है, तो लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे में रोजगार के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकार निजी क्षेत्र से भी समय समय पर सुझाव लेती रहती है। सरकार ने विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी अपना विभाग बनाया है, जो युवकों का मार्गदर्शन करता है ताकि वो गलत लोगों के जाल में ना फंसे, जो एजेंट हैं ताकि उनका शोषण ना करें। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ इस दिशा में करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट ये आने वाला है, इसको लेकर तमाम लोगों की तमाम उम्मीदें हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे फिर व्यापारी हो। उम्मीदें सभी ने लगाई हैं। अब उम्मीदों पर कितना ये खराब बजट उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी।